नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम बताने वाले हैं वक्फ एक्ट 1995 के बारे में, पहले की स्थिति और अब क्या बदलाव हुआ, सारी चीज़ें बताएंगे। इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अब इसमें विवाद के विषय क्यों हैं, कंपैरिजन कर भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बताने वाले हैं कि जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ एक्ट है, इसको लेकर कौन कौन से सवाल उठते हैं। पहले नंबर पे वक्फ बोर्ड क्या है, फिर मुस्लिम संपत्तियों का रहस्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसे ना सरकार बेच सकती है, ना आम नागरिक खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ज़मीन वक्फ संपत्ति कहलाती है, लेकिन वक्फ क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ बोर्ड किसकी ज़मीनें देखता है और क्या यह कानूनी रूप से पारदर्शी है। आज हम जानेंगे वक्फ एक्ट का पूरा सच, सारी चीज़ें बताएंगे, कंपैरिजन करके भी बताएंगे। पहले की स्थिति क्या थी, अब क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले वक्फ का अर्थ क्या है, किसको हम वक्फ कह सकते हैं। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या समर्पित करना। इस्लामिक परंपरा में वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जिसे धार्मिक, परोपकारी या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाह, यतीम खाने, ये सभी क्या हैं, वक्फ की संपत्ति हैं। यानी जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, यदि वो चाहते हैं कि हमारी संपत्ति हमारे धर्म के कार्य आए या अन्य लोगों के कार्य आए, तो वो ऐसी संपत्ति अपनी इन जगहों पर दान दे देते हैं और उनसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, लोगों को वहाँ पर धार्मिक लाभ पहुँचाया जाता है। जैसे हिंदुओं में मंदिर में को संपत्ति दान कर दी जाती है ताकि मंदिर आगे ग्रोथ करे और मंदिर की संपत्ति गरीबों और यतीमों के काम आए जो निसहाय हैं। वक्फ संपत्ति को बेचा, गिरवी या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो वक्फ संपत्ति जो भी होती है उसे कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता है, सिर्फ वो धार्मिक रूप से कार्य आ सकती है, चाहे वो शिक्षा में लगे या गरीबी को हटाने में लगे। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए वक्फ संपत्ति का प्रयोग किया जा सकता है, बस वो सामाजिक कार्य होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है जो वक्फ संपत्तियों की देखरेख करता है, यानी ऐसा बोर्ड जो वक्फ संपत्ति को देखता है। ये वक्फ बोर्ड दो प्रकार के होते, एक स्टेट में होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड, और एक केंद्रीय संस्था होती है जिसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ये वक्फ के सभी मामलों को मॉनिटर करते हैं। वक्फ एक्ट 1995 क्या है, सबसे बड़ा कारण डिस्प्यूट का जो है वक्फ एक्ट 1995 है, क्योंकि इसी में परिवर्तन किए गए हैं, कुछ शक्तियों को छीना गया है जो वक्फ बोर्ड के पास थी या वक्फ ट्रिब्यूनल के पास थी। अब वो शक्तियाँ उनके पास न रहकर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दी गई, वो अभी नेक्स्ट बताएंगे। तो पहले वक्फ एक्ट के बारे में जान लेते हैं। वक्फ एक्ट 1995 एक केंद्रीय कानून है जिसे संसद ने पारित किया। ये करता क्या क्या है, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य हो, इसके कार्य हैं वक्फ एक्ट के, उनके दुरुपयोग से बचा जा सके, बोर्ड को कानूनी शक्तियाँ दी जा सकें। ये वक्फ एक्ट 1995 में सारी चीज़ें दी गई थी। मुख्य धाराएं देख लेते हैं। सेक्शन 3G वक्फ की परिभाषा बताती है। सेक्शन 32 बोर्ड का प्रशासनिक अधिकार बताता है। सेक्शन 51 वक्फ संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये अधिकार देता है। फिर सेक्शन 85 सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल को न्यायिक अधिकार है। सबसे बड़ी डिस्प्यूट की जो वजह है यही है कि किसी भी वक्फ की संपत्ति पर यदि विवाद है तो वहाँ पर सिविल कोर्ट नहीं जाया जा सकता, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला जो होता है क्या होता है, अंतिम होता है। या जो भी वो कहेगा वो क्या रहेगा, अंतिम निर्णय रहेगा। भले ही वक्फ गलत तरीके से हुआ हो, ज़बरदस्ती में हुआ हो, बस ट्रिब्यूनल का फैसला मान्य है। सबसे बड़ा विवाद का विषय यही आज तक रहा है। फिर विवाद और आलोचना।
वक्फ बोर्ड पर कई बार आरोप लगे हैं कि यह राज्य के भीतर राज्य जैसा काम करता है, पारदर्शिता की कमी है। यानी ये राज्य के भीतर रहते हुए राज्य जैसा कार्य करता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो भी चीज़ें वो कर रहा है वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचते, सिर्फ बोर्ड तक सीमित रहती हैं, तो इसका कोई भी शिकार हो सकता है। फिर अवैध कब्जे, अतिक्रमण और ज़मीन की हेराफेरी होती है। इस पे आरोप हमेशा ये भी लगे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अवैध कब्जे करता है, अतिक्रमण करता है और ज़मीन की हेराफेरी भी करता है, यानी ज़मीन इधर से उधर करता है। आम नागरिकों को संपत्ति वक्फ घोषित होने की जानकारी नहीं होती, यानी वक्फ की संपत्ति जो घोषित होती है वो आम नागरिक नहीं जान पाते हैं। तो जहाँ तक सवाल उठता है कि इसकी पारदर्शिता में कमी है, ये भी एक क्या है, विवाद का विषय है। 2021 में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर संसद में कई सवाल उठे। कुछ राज्यों ने वक्फ संपत्ति जांच आयोग की मांग की, जो यही विवाद आगे बढ़कर वक्फ अमेंडमेंट लाने के लिए मजबूर कर दिए। क्या किसी ज़मीन को वक्फ घोषित करना आसान है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या किसी ज़मीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करना आसान है? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा ज़मीन को वक्फ घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वक्फ उद्देश्यों का प्रमाण देना होता है। बोर्ड के समक्ष लिखित रूप से दान पत्र देना होता है। यदि कोई व्यक्ति वक्फ करना चाहता है तो ये सारी शर्तें, कंडीशन फॉलो करनी होती है, फिर पंजीकरण किया जाता है। लेकिन कई बार विवाद तब होता है जब बिना मालिक की जानकारी के संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। अब विवाद कहाँ पे होता है? जब कभी कभी बाई यूजर किसी संपत्ति, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसको धार्मिक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है, कहीं नमाज पढ़ा जा रहा है, तो उसको वक्फ बोर्ड क्या करता है, अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। यही विवाद का विषय बन जाता है। ये एलिगेशन वक्फ बोर्ड पर लगे हैं, इसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। जो ये एलिगेशन लगे हैं, जो आज के चर्चा के विषय हैं, उसी को हम बता रहे हैं। क्या आम नागरिक कोर्ट जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर है कि सेक्शन 85 वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ से जुड़े मामलों में सिविल कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता। यानी आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ज़मीन के जितने भी मामले होते हैं सिविल कोर्ट में निपटाए जाते हैं। सेक्शन 85 वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ से जुड़े मामलों में सिविल कोर्ट में केस नहीं चलाया जा सकता है। यानी ज़मीन के जितने भी मामले होते हैं सिविल कोर्ट देखती हैं, लेकिन वक्फ के मामले में आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वक्फ का फैसला, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसका फैसला क्या होता है, अंतिम होता है। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति जिसकी संपत्ति हड़प ली गई हो तो वो उस पर केस नहीं चला सकता। उसकी ज़मीन समझ लो एक अतिक्रमण के तहत ज़बरदस्ती छीन ली गई है। तो सबसे बड़ा विवाद का कारण ये भी बनता है। केवल वक्फ ट्रिब्यूनल ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये क्या है, एक तरफा है, यानी नैसर्गिक न्याय की तरह नहीं है जो हमारे संविधान में नैसर्गिक न्याय की अवधारणा दी गई है, समानता की अवधारणा दी गई है। क्योंकि हमारे संविधान ये कहता है कि सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। यदि मान लीजिए वक्फ ट्रिब्यूनल गलत फैसला दे दे तो उसको अपील का भी अधिकार नहीं है जिसकी संपत्ति गई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन इस पर अभी पूरी तरह से कोई पारदर्शिता नहीं है। तो संसद ने इस पर पारदर्शिता लाने के लिए एक्ट को अमेंडमेंट करना ही उचित समझा। तो दोस्तों, ये पहले की स्थिति हम आपको बता चुके हैं। तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि वक्फ एक धार्मिक और कानूनी व्यवस्था है, लेकिन जब इसका उपयोग राजनीति, भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के लिए होने लगे तो जागरूकता जरूरी हो जाती है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस पर अमेंडमेंट बिल लाया। ये सरकार का पक्ष है कि पारदर्शिता की कमी थी, हम इसकी पारदर्शिता को बढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं आफ्टर अमेंडमेंट 1995 एक्ट। वक्फ
एक्ट जो अब संशोधित होकर आया है उसमें कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहले क्या था, अब क्या चेंज हुआ। सेक्शन 40 हटाया गया। अब वक्फ बोर्ड को यह शक्ति नहीं है कि वह किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करे। यह अधिकार जिला कलेक्टर डीएम को दिया गया है। यानी अब वक्फ बोर्ड के पास ऐसी शक्ति नहीं है जो वो कहे कि ये संपत्ति क्या है, वक्फ बोर्ड की। अब ये कौन तय करेगा, डीएम तय करेगा। वक्फ बाय यूजर समाप्त किया गया। यानी यदि कोई मुस्लिम समुदाय संपत्ति को यूज कर रहा था, प्रयोग में ला रहा था, तो उसकी संपत्ति को, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड क्या कर देता था, वक्फ घोषित कर देता था। लेकिन अब ये समाप्त कर दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो उसका पंजीकरण और दस्तावेज मौजूद होना आवश्यक होता है। यदि चीज़ें नहीं मिलती तो वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। और बोर्ड की संरचना में भी बदलाव किया गया। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं उसमें शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम पेशेवर भी शामिल होंगे, वो चाहे फिर हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, यानी वो मुसलमान नहीं होंगे, 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। इसी पर बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। विविध मुस्लिम फिरकों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो मुस्लिम के अलावा भी हैं उनका भी प्रतिनिधित्व वहाँ भी होना चाहिए। संपत्ति का डिजिटलीकरण, सभी वक्फ संपत्तियों का 6 महीना में डिजिटली पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। वक्फ एक्ट में जो चेंज किया गया है वो क्या है, संपत्ति को अब डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि आम जनता भी इसको देख सके, किसी भी नागरिक के मन में ये डाउट ना रहे कि संपत्ति वक्फ है या नहीं है। तो ऑडिट और पारदर्शिता, वक्फ संपत्तियों का नियमित थर्ड पार्टी ऑडिट और सार्वजनिक रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी अब पारदर्शिता की कमी नहीं रहेगी, उसे बराबर देख रेख में रखा जाएगा और सार्वजनिक रूप से सबके लिए ये चीज़ें क्या होंगी, विजुअल रहेंगी। फिर न्यायिक अपील की बात की जाए तो पहले न्यायिक अपील नहीं होती थी, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। फिर बात करते मुख्य और विवादित परिवर्तन क्या रहे, ऐसे कौन से मोस्ट कंट्रोवर्शियल चेंजेस हुए हैं जो आज विवाद का विषय बने हुए हैं। पहले की बात करें, वक्फ घोषित करने की शक्ति किसमें नहीं थी, वक्फ बोर्ड के पास थी, अब डीएम कलेक्टर के पास चली गई है। पहले धार्मिक उपयोग द्वारा वक्फ बाय यूजर मान्य था, अब अमान्य है। अब दस्तावेज जरूरी है, यानी जिसकी हम संपत्ति यूज कर रहे थे, जब तक वो नहीं कहता तुम्हारे पास कुछ दस्तावेज हैं, उसने दान नहीं की, तब तक वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। उसके दस्तावेज दिखाना वक्फ बोर्ड को आवश्यक है। यदि वो नहीं दिखा पाता है तो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। पहले धार्मिक स्वायत्तता, मुस्लिम द्वारा मुस्लिम संपत्ति का प्रबंधन था, यानी धार्मिक रूप से क्या थे, वो स्वतंत्र थे, मुस्लिम उसका शासन करते थे, मुस्लिम ही क्या करते थे, उस संपत्ति को गवर्न करते थे। अब गैर मुस्लिम सदस्य भी बोर्ड के सदस्य बन सकेंगे। तो पहले ही बता चुके हैं, कम से कम 2 सदस्य क्या होने चाहिए, गैर मुस्लिम होने चाहिए। पहले कानूनी सुरक्षा, ट्रिब्यूनल के फैसले अंतिम थे। नाउ यानी अब हाई कोर्ट में अपील संभव है। सरकार की दलीलें इस पे क्या हैं, पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, संपत्ति हड़पने के आरोपों को खत्म करना, सभी धार्मिक संस्थानों में समान नियम लागू करना। आलोचकों के तर्क हैं कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ प्रबंधन में धार्मिक हस्तक्षेप करेंगे, वक्फ बाय यूजर रद्द, परंपरागत अधिकारों की कटौती की जा रही है। ये आलोचकों के तर्क हैं, यानी जो सदियों से हमारी परंपरा चल रही थी, जो अधिकार चल रहे थे, उनमें कटौती की जा रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जब से एक्ट पारित हुआ है, लागू हुआ है, उसके बाद में मामला कहाँ पहुँच गया है, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। 15+ याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें मुख्य AIMIM
जो असाउद्दीन ओवैसी के हैं, जामियत उलेमा ए हिंद, AIMPLB, ये मुख्य पार्टियां हैं जिन्होंने याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं और इस पर बराबर केस लड़ा जा रहा है। अगली सुनवाई तक देखो क्या होता है। अब सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की वैधता पर सवाल पूछे हैं। यदि आगे ऐसे चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो कानून भी निरस्त हो सकता है। यदि उसे सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि कानून गलत बना है, तो ये आगे चलकर लागू हो जाएगा और ये अमेंडमेंट पूरी तरह से जब लागू हो जाएगा तो पारदर्शिता जारी हो जाएगी, विवाद के विषय भी समाप्त हो जाएंगी। संभावना है कि कोर्ट कुछ धाराएं रद्द कर सकता है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट जो धाराएं चेंज हुई हैं उनको कुछ न कुछ निरस्त भी कर सकता है और उसमें परिवर्तन करने के लिए भी संसद से कह सकता है। तो दोस्तों कंक्लूजन ये निकलता है कि पहले वक्फ बोर्ड के पास पूरी धार्मिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता थी। अब सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर अधिकारों की कटौती की है। यह बदलाव तकनीकी रूप से आधुनिक है, लेकिन संवैधानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत विवादास्पद है। यानी धार्मिक रूप से, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये विवाद का विषय है, लेकिन पारदर्शिता सरकार के पक्ष को देखा जाए तो ये तकनीकी रूप से क्या है, आधुनिक है। ये जरूरी था होना, लेकिन जो हमें संविधान मौलिक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उनके हिसाब से ये विवाद का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। बेल आइकन दबाना ना भूलें।